हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। भाई आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। सर किस चीज का लेक्चर नंबर 10 है? बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट नंबर 5 मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, यानी कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस के मैकेनिज्म वाला हमारी जो यूनिट है, यूनिट नंबर 5 हमने वो स्टार्ट कर दी है ना। और उसका ये लेक्चर नंबर 10 है। सर इसमें हम क्या करने वाले हैं? पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स यानी रिएक्शन इंटरमीडिएट, जो हमारे पास कितने थे भाई? 6 थे। कौन कौन? कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, जिनमें से हमने कार्बोकेटाइन को पढ़ लिया है कंप्लीट। क्या होता है भाई कार्बोकेटाइन? स्ट्रक्चर क्या होता है, शेप क्या होती है, ज्योमेट्री क्या होती है, स्टेबिलिटी क्या होती है, रीअरेंजमेंट क्या होता है, सब कुछ जान चुके हैं। सर आज हमारा ना दूसरे नंबर पे जाना है जिसका नाम है कार्ब एनायन। चलिए फिर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कार्ब एनायन स्टार्ट करते हैं। भाई कार्ब एनायन क्या होता है? भाई इससे पहले मैं इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, कार्बोरेनोटेशन है ना, उसके बाद आपका हम बोल सकते हैं होमोलिटिक, हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिजन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट और फिर मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये सब कुछ खत्म कर चुके हैं। रिएक्टिव इंटरमीडिएट से स्टार्ट किए, जिनमें से कार्बोकेटाइन हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ने वाले हैं भाई कार्ब एनायन। सर बहुत ज्यादा टिपिकल चीज नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। जैसे हम पढ़ते हैं अब तक वही अंदाज में पढ़ने वाले। कार्ब एनायन, कार बोले तो कार्बन है सर, ठीक है, कार बोले तो कार्बन है, एनायन बोले तो नेगेटिव। मतलब अगर किसी भी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, किसी भी कार्बन पर अगर हमारे पास क्या होगा भाई? नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, तो इसको हम बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे इसको? कार्ब एनायन। बस होगी, सिंपल सी बात है। सर कार्ब एनायन होगा, जैसे जैसे हमने कार्बोकेटाइन में पढ़ा था ना, वैसे वैसे कुछ चीजों को जानते हैं। देखो भाई, हमने कार्बोकेटाइन में कुछ चीजें जानी थी। पहली बात, कार्बोकेटाइन क्या होता है? जिस पर कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको कार्बोकेटाइन कहते हैं, ठीक है। अकर्स थ्रू हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। भाई जब हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है, वहां पर हमारा क्या होता है? कार्बोकेटाइन बनता है। अगर हम बात करें यहाँ की, सर इसकी बात करें, हमने जब बॉन्ड फिजन पढ़ा था, हमने वहां पर क्या जाना था भाई? होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है तो फ्री रेडिकल बनते हैं, और हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है तो एक पर कैटायन आता है, दूसरे पे एनायन आता है। मतलब हम बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं सर? एनायन आ रहा है, इसका मतलब ये भी तो हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन से प्राप्त होगा, बिल्कुल। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? अकर्स थ्रू हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। भाई आई थिंक ये तो आपको पता होगा, इसमें कोई पूछने वाली बात तो है नहीं, क्योंकि हम बहुत पहले इसको पढ़ चुके हैं। इसी यूनिट का लेक्चर नंबर आई थिंक पहला ही था जिसमें हमने बॉन्ड फिजन के बारे में जाना था। मान लीजिए अपने पास में क्या है भाई? अपने पास में एक कंपाउंड है, मान लीजिए CH4 ले लिया मैंने, CH4 ले लिया। यहां से ऐसे लिख सकता हूं मैंने, मेरे पास कार्बन है, इसके पास कितने हाइड्रोजन है भाई? इसके पास है 4 हाइड्रोजन, ठीक है। ध्यान से समझ लेना, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, हर एक बॉन्ड जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। बिल्कुल सही बात है सर। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। सर हर एक बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। फिलहाल इस कार्बन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है इसकी वैलेंस शेल, ठीक है। अभी इनमें से होता क्या है? किसी एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों आ जाए कार्बन पर, दोनों किधर टूट जाए? कार्बन की साइड। सर इससे क्या होगा भाई? इससे सर ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, कार्बन से 3 हाइड्रोजन तो लगे हैं, ठीक है सर, 3 हाइड्रोजन तो लगे हैं, प्लस यहां से H ये अलग हो जाएगा। जब दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। और इस पर कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, इसने तो अपना भी इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसलिए इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। इसलिए इस पर क्या आ जाएगा भाई? पॉजिटिव। मतलब मुझे यहां से एक चीज पता चल रही भाई, अगर इसमें पूरी चीज को देखूं, यहां पर मेरे को यहां से क्या पता चल रहा है? सर मेरे को यहां से एक चीज पता चल रही है, कि अगर हमारा बॉन्ड जिधर टूटता है उधर नेगेटिव, जिधर से टूटता है उधर पॉजिटिव आता है। भाई बॉन्ड इधर टूटा तो यहां नेगेटिव आ गया, इधर से टूटा इसलिए इस पर पॉजिटिव आ गया। इतनी बात क्लियर है? पहला पॉइंट, कार्बन पर नेगेटिव होता है, कार्बन आयन होगा। दूसरा पॉइंट, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन से ही कार्बन पर एनायन बन रहा है, इसलिए हमारा किससे मिलेगा? हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन से मिलेगा, ठीक है सर। 2 पॉइंट हो गए जो हमने बिल्कुल कार्बोकेटाइन की तरह पढ़े थे। अभी हमारा तीसरा पॉइंट हमने कार्बोकेटाइन में पढ़ा था, एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। सर इसको इलेक्ट्रोफाइल क्यों बोला था भाई? इसको इलेक्ट्रोफाइल इसलिए बोला था क्योंकि इसके पास है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव है तो किसको अट्रैक्ट करेगा भाई? नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और नेगेटिव कहां होता है? इलेक्ट्रॉन पर। इसका मतलब
इलेक्ट्रॉन को लविंग करने वाले को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है। अगर हम इसकी बात कर लें किसकी, कार्बन आयन की, क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, बोलेगा नहीं कमी है, क्योंकि इसके पास खुद के तो है, एक हाइड्रोजन का भी लिया है, इसके पास तो भाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ये क्या है, इट इज इलेक्ट्रॉन, ये क्या है भाई, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इसका नाम सुनते ही आपके माइंड में आ गया होगा भाई, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कौन होंगी भाई, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव है तो किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को करेगा। पॉजिटिव कहां मिलता है सर, न्यूक्लियस, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। बिल्कुल भाई, अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। सर इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा अगर कार्बन पर क्या है, हमारा कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, तो वो हमारा किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, हम कहेंगे सर कदापि नहीं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा ये हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिजन से मिला, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसलिए इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगी, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। सर एक्ट कर रहा है, इसके पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव है, ये किसी न किसी को दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। अगर सर ये इलेक्ट्रॉन पेयर को देगा तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को लेता है वो लुईस एसिड है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को देता है वो लुईस बेस होता है। इसलिए हम बड़े ही प्यार से बोल सकते हैं सर जो हमारे पास कार्ब एनायन होता है ये हमारा एक्ट एज ए लुईस बेस, ये हमारा लुईस बेस की तरह काम करेगा, ये हमारा लुईस बेस की तरह काम करेगा। कार्बोकैटायन में आई थिंक हमने यही पढ़े थे, बिल्कुल कार्बोकैटायन में हमने क्या क्या पॉइंट पढ़े थे, हाइड्रोलिटिक से होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा था, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह करेगा। ये लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है, वो लुईस बेस की तरह काम करेगा। अब यहाँ की बात देख ली भाई, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में कितने थे, 6। जरा इधर देखना, जरा इधर देखना भाई, कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे, जरा इधर देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2 2 2, 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास पहले से। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे ये भी इसने क्या कर लिया भाई, अपने पास की, अपनी ओर ही तो तोड़ा है, यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी इसके पास हो गए। तो 2 2 2 2 कितने हो जाएंगे, ओवरऑल 4। मतलब यहां से अगर मैं बात करूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो भाई बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कार्बो एनायन इज इक्वल टू 8। भाई कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 होंगे। इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है भाई, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, 8 होने वाले हैं। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर कार्ब एनायन के बारे में और हमको क्या जानना है, दूसरी चीज स्ट्रक्चर जानना है। सर कार्ब एनायन में स्ट्रक्चर क्या होता है कार्बन आयन का, और हमने कहा था अगर आपको स्ट्रक्चर जानना है तो जो कार्ब एनायन है उसका आपको हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। बिना हाइब्रिडाइजेशन के आप स्ट्रक्चर को पता नहीं कर सकते हो। तो भाई कार्ब एनायन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है हमारा sp3। क्या होगा सर, sp3। सर जहां तक मैंने पढ़ा है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है सर उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। इतनी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सर एक काम हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सर, अगर हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएं, एग्जांपल के लिए ले लेते हैं भाई CH4 से मैंने क्या किया, H+ को अलग निकाल दिया, तो बचेगा क्या मेरा CH3 नेगेटिव, यही तो बचेगा, बिल्कुल सही बात है। अगर इसकी मैं ज्योमेट्री बनाना चाहूं, कैसे बनाऊं भाई, मेरे पास है सर कार्बन, CH4 की ज्योमेट्री बहुत बार हमने बनाई है। एक हमारा हाइड्रोजन इधर है, दूसरा मेरा हाइड्रोजन इधर है, एक मेरा हाइड्रोजन आगे की साइड होगा, कहां होगा भाई, अबव द प्लेन, और एक हाइड्रोजन होगा मेरा बिलो द प्लेन। भाई ये जो ज्योमेट्री होती है, इस ज्योमेट्री का नाम क्या है सर, इस ज्योमेट्री का नाम होता है टेट्राहेड्रल। क्यों, क्योंकि भाई इसको इससे मिलाई दो, इसको इससे मिलाई दो, और इसको इससे मिलाई दो। आपको देख रहा होगा नीचे की साइड है कि हमारा ट्राइगन टाइप बनना है, और ट्राइगन के ऊपर ये इसको इससे मिलाएंगे तो हमारे कितने ओवरऑल कितने बनते हैं, 4 फेज बनते हैं। ये सब हम पहले ही बता चुके हैं भाई, अभी वापस से डिस्कशन नहीं करना वरना लेक्चर हमारा बहुत लेंथी चला जाता है ना। तो ये हमारी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, ये पता है। लेकिन सर CH4 में 4 हाइड्रोजन है, लेकिन CH3 में 3 हाइड्रोजन है, एक क्या है नेगेटिव। सर ये वाले बॉन्ड को ले लेते, चलिए किस वाले बॉन्ड को ले लिया हमने, ये वाले को। ये वाला बॉन्ड टूटा इधर, तो होगा क्या भाई, होगा सर ये कि यहां से H+ निकल जाएगा, और H+ निकलने के बाद यहां पर क्या आ जाएगा,
इस पे कार्बन पर, भाई इस कार्बन पर आ जाएगा सर नेगेटिव चार्ज। इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। भाई इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और यहां से हमारा जो H था वो हमारा निकल गया। तो ये एक्चुअल में जो ज्योमेट्री आपको दिखाई दे रही है, ये किस चीज की ज्योमेट्री है सर? यही ज्योमेट्री है हमारे कार्ब एनायन की। ये क्या है? कार्बन आयन की ज्योमेट्री। अगर ज्योमेट्री की बात करें तो आपको टेट्राहेड्रल नजर आ रही है। अगर मैं यहीं पर इसकी शेप की बात कर लूं या फिर इसके स्ट्रक्चर की बात कर लूं तो वो क्या हो जाएगी? वो तो टेट्राहेड्रल है नहीं, क्योंकि यहां से निकल गया हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन निकल गया तो आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई? एक कार्बन दिखाई दे रहा है, उससे 1 2 और 3 ऐसे बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं जो ट्राइगन, ये क्या बना रहे हैं? तीनों मिलकर ट्राइगन। ट्राइगन के ऊपर इस तरह से एक पिरामिड टाइप बना रहा है। कौन? कार्बन। ट्राइगन के ऊपर कार्बन बना रहा है एक पिरामिड। सर इसकी शेप मतलब हम बोल सकते हैं इसकी शेप हो जाएगी ट्राइगोनल, ट्राइगोनल पिरामिडल। इसकी शेप क्या हो जाएगी भाई? ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाने वाली है। आई होप इतनी बात क्लियर होगी कि इसकी जो शेप है वो क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल पिरामिडल। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत आसान था। इसके साथ आपको एक चीज याद रखनी है, एक चीज याद रखनी है, वो याद रखनी है आपको नोट करके। क्या याद रखनी है भाई? नोट करके। भाई नोट करके क्या याद रखना है भाई? नोट करके ये याद रखना है, अगर आपका कार्ब एनायन, अगर आपका कार्ब एनायन कॉन्जुगेशन में होता है या फिर रेजोनेंस में होता है, कहां होता है? रेजोनेंस में, तो भाई इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 ना होकर sp2 हो जाता है। ये हमने कई बार बता चुके हैं। जब हाइब्रिडेशन निकाल लेते तब भी बताया था, उसके ट्रिक्स जानी थी तब भी बताया था, जब रेजोनेंस पढ़ा था तब भी बताया था, और जब एरोमेटिसिटी पढ़ा था तब भी बताया था। सर ये सब पढ़ चुके? बिल्कुल पढ़ चुके हैं। भाई पिछली वाली यूनिट थी हमारी, यूनिट नंबर 4, उसमें सब कुछ पढ़ चुके हैं, सारे इफेक्ट्स पढ़ चुके हैं। आपने नहीं देखा तो चले जाइए, आपको इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, नॉर्मली आइकन पे भी मिल जाएगा, लास्ट में देखो तब भी मिल जाएगा। बहुत सारे तरीके, डायरेक्ट वरना चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। जो आपको मिलना है, जो आपको चाहिए, वहां से एंजॉय करिए, पढ़िए। चलिए इधर देखते हैं। सर अगर हमारा हाइब्रिडेशन होता है sp2 तो उसकी जो ज्योमेट्री है, उसकी जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल ना होकर क्या हो जाती है हमारी? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या हो जाती है भाई? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर हो जाती है। मतलब यहां से एक चीज क्लियर हो गई सर। क्या हो गया? अगर हमारे पास कार्ब एनायन है, अगर हमारे पास कार्बन आयन है और वो किसी भी टाइप के कॉन्जुगेशन में नहीं, किसी भी टाइप के रेजोनेंस में नहीं है, तो वो हमारा क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज होगा और उसकी शेप हो जाती है ट्राइगोनल पिरामिडल लाइक दिस। लेकिन अगर कॉन्जुगेशन में आ गया तो भाई उसकी शेप क्या हो जानी है? ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी, क्योंकि वो रेजोनेंस में आ जाता है, हाइब्रिडेशन उसका sp2 हो जाता है। क्लियर है? यही अपन को जानना था, इसके अलावा कुछ नहीं जानना था। अब हम बात करने वाले हैं भाई स्टेबिलिटी की। किसकी बात करने वाला है? स्टेबिलिटी। सर स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? जहां भी स्टेबिलिटी की बात आती है, जहां भी स्टेबिलिटी की बात आएगी, सबका इफेक्ट, जितने भी इफेक्ट आपने पढ़े, सबका बाप एक ही होता है, जिसका नाम है एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक। अगर भाई कोई भी कार्ब एनायन एरोमेटिक है, क्या है? एरोमेटिक। अगर एरोमेटिक है वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। एरोमेटिक के बाद कौन आएगा? रेजोनेंस आएगा। अगर रेजोनेंस है तो वो उससे थोड़ा सा कम स्टेबल होगा। किससे कम होगा सर? एरोमेटिसिटी से कम स्टेबल होगा। इसके अलावा सर, इसके अलावा हमारे पास आते हैं कौन से? मीजोमेरिक इफेक्ट है। मीजोमेरिक इफेक्ट में दो बताए थे, प्लस एम माइनस एम, तो इसके बाद आएगा हमारा माइनस एम, या फिर रेजोनेंस से पहले ले लेते हैं, यहां पर ले लीजिए माइनस एम इफेक्ट, उसके बाद फिर माइनस एच, उसके बाद माइनस आई, फिर हमारा प्लस आई, फिर हमारा क्या हो जाएगा? प्लस आई प्लस एच, मतलब प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, और फिर हो जाएगा प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट। ये हमारी स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा ऑफ कार्ब एनायन। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। ये हमारे कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे, बस एक एग्जांपल से समझा दीजिए क्या कहना चाह रहे हो, भाई क्या नाम ये चाह रहे हैं, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में क्या है? भाई क्वेश्चन हमारे पास में ये है सर, हमने लिख लिया CH3, चलो CH3 CH2 ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और यहां पर है नेगेटिव। ठीक है सर, ए हो गए, ये क्या है? ए। बी अगर हम लेते हैं CH3
सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर ले लिया नेगेटिव। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे आ जाइए भी, नंबर C। यहां हम बात करते हैं तो हमने लिया एक रिंग, कुछ इस टाइप से ले ली, चलो 5 मेंबर रिंग ले लेते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव है। ठीक है, डी, मैंने सारे टाइप के एग्जांपल इसमें मिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। और डी हम ले लेते हैं, मान लीजिए ये हो गया हमारे पास, यहाँ NO2 है और यहाँ CH2 है और इस पे लगा है नेगेटिव। ठीक है सर, ये लग गया नेगेटिव। अब अगर यहां से हम कुछ चीजें देखना चाहें, तो क्या देखेंगे? यहां पर देखो, ये नेगेटिव कॉन्जुगेशन में जा सकता है सर, बिल्कुल जा सकता है। मतलब यहां पर रेजोनेंस है, बिल्कुल यहां पर रेजोनेंस है। यहां देखो, यहां अगर बात करो कॉन्जुगेशन है, नहीं है, फिर क्या होगा सर? यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन मिल सकता है, +H और +I, इंडक्टिव इफेक्ट दोनों लग रहे हैं। आप कहेंगे सर ये कौन से इफेक्ट होते हैं, कैसे होते हैं? भाई सब कुछ पढ़ चुके हैं, जाकर आप एक बार रिवीजन वहां पर कर लीजिए, है ना। यहां पर देखिए भाई, ये रिंग है हमारी 5 मेंबर रिंग, 2 पाई 2 पाई 2 पाई, कितने हो गए ओवरऑल? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, प्लेनर है, साइक्लिक है, मतलब क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। भाई हमने बहुत पढ़े, सभी एग्जांपल, ढेर सारे एग्जांपल किए थे इसमें एरोमेटिसिटी के। यहां पर देखो NO2 है, क्या लगाएगा? -M इफेक्ट लगाता है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा सर? एरोमेटिक। C सबसे ज्यादा स्टेबल। उसके बाद मीजोमेरिक -M आएगा, मतलब D उसके बाद स्टेबल है। फिर इन दोनों की बात करें तो रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए आ जाएगा A और उसके बाद आ जाएगा हमारा B। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन है। ठीक है, मान लीजिए एक टाइप का और इस टाइप का क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये आपका नॉर्मली पूछ लिया जाता है, जैसे मान लीजिए ये दे रखा है आपके पास, ये है CH3, इस पर नेगेटिव है, फिर उसके बाद A ले लो, या फिर ऐसे क्रम में लिख लेते हैं, मैं क्रम में लिख लेता हूं CH3 CH2 नेगेटिव, फिर मैंने लिख लिया है CH3 CH, इस पर भी एक CH3, यहां पर नेगेटिव, फिर मैंने ले लिया मान लीजिए CH3 C, यहां CH3 है, इधर भी CH3 है, यहां मैंने लगा दिया नेगेटिव। आई वॉन्ट टू नो अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ दीज एग्जाम्पल्स। इनकी स्टेबिलिटी मेरे को बतानी है, उनका ऑर्डर बताना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी कैसे देखने वाले। या एरोमेटिक का कोई चक्कर नहीं है, मीजोमेरिक का कोई चक्कर नहीं है, रेजोनेंस नहीं है। क्या देखना है भाई? इंडक्टिव इफेक्ट देख लो डायरेक्ट, वहीं से आपको पता चल जाएगा। हालांकि जब हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया था उस टाइम पर ये एग्जांपल हमने उधर भी कराया था। क्या था भाई? यहां पर देखो भाई, यहां पर अगर हम देखें ये +I इफेक्ट लगाएगा, क्या लगाएगा? +I। ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 लगे हुए हैं, इसमें 2 लगे हैं, इसमें 1 लगा है, इसमें कोई नहीं लगा है। यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा है, नेगेटिव जितना उतना रहेगा। सर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगने से इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएंगे तो इस पर नेगेटिव बढ़ जाएगा थोड़ा, सही बात है। यहां 2 लगे तो थोड़ा और बढ़ जाएगा, यहां 3 लगे तो यहां पर सबसे ज्यादा। सर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव, और रिएक्टिव हो जाएगा तो मतलब स्टेबिलिटी कम। तो भाई कौन ज्यादा स्टेबल होगा? जिसके पास चार्ज कम होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, और चार्ज सबसे कम किस पर रहेगा? CH3 पर। इसलिए हम बोल सकते हैं द मोस्ट स्टेबल इज दिस, देन दिस, देन दिस, एंड लास्ट वन इज दिस। आई होप क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ कार्बन आयन। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज है भाई, रिएक्शंस ऑफ कार्बन आयन की अगर हम बात करेंगे कि क्या क्या कार्बन आयन की रिएक्शंस होंगी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम सीधा एक चीज जान सकते हैं भाई, कार्बन आयन की रिएक्शंस देखनी है। नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव कहां अटैक करेगा? पॉजिटिव। एक टाइप की रिएक्शंस तो आपको ये देखने को मिलेगी, ये देखने को मिलेगी। मान लीजिए CH3 नेगेटिव है, ठीक है, अगर मान लीजिए इससे रिएक्शन करने आ गया कोई भी पॉजिटिव, क्या होगा क्या? एक ही तो काम होना है, और वो काम क्या होना भाई? जो नेगेटिव है वो अटैक करेगा पॉजिटिव पर, बिल्कुल सही बात है, और पॉजिटिव पर अटैक करेगा तो बना लेगा CH3Br। अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल, भाई ये न्यूक्लियोफाइल है तो किधर अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल पर, तो इसने यहां पर अटैक कर दिया और रिएक्शन कर ली कंप्लीट। एक टाइप की रिएक्शन हमारी ये होंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम
नहीं है। इसके अलावा कौन से टाइप की प्रॉब्लम होंगी भाई? वो इसके अलावा हमारा ये तो होगी एडिशन रिएक्शन टाइप। मान लीजिए सेकंड टाइप की रिएक्शन कौन कौन से होंगे? मान लीजिए कहीं सब्स्टिट्यूशन करना है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने पढ़ी थी भाई, एडिशन का मतलब जोड़ना, जोड़ गए। सब्स्टिट्यूशन का मतलब उसको हटाकर तुम जाके लग जाना। मतलब यहां पर मान लीजिए CH3 नेगेटिव है, ठीक है, प्लस इसके साथ लगा हुआ है मान लीजिए CH3Cl लगा हुआ है, CH3Cl लगा हुआ है। सर यहां पर ध्यान से देखना, CH3Cl, Cl पर नेगेटिव चार्ज होगा, CH3 पर पॉजिटिव चार्ज होगा। सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो ये जब पूछने के लायक नहीं है वैसे तुम, क्यों? क्योंकि भाई अपन को पता होता है Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, कार्बन की कम होती है। जब Cl की ज्यादा होगी तो इस पर नेगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा। अब बताओ मुझे, नेगेटिव है तो कहां अटैक करेगा? पॉजिटिव पर या नेगेटिव पर? नेगेटिव पे पास जाएगा, नेगेटिव भगा देगा, हटा यहां से, नहीं आना तेरे को मेरे पास। फिर किसके पास जाएगा भाई? नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के पास, कहेगा बिल्कुल सही जगह आया। अब कहेगा कोई बात नहीं, तू आ गया, मैं पहले वाले नेगेटिव को यहां से हटा देता हूं। तो हटा देगा तो भाई यहां से क्या बन जाएगा? यहां से अपन का बन जाएगा जो Cl है वो Cl नेगेटिव में निकल जाएगा, प्लस यहां से कौन आया? CH3, कहां जाके जुड़ा? इस CH3 से, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। एडिशन टाइप की रिएक्शन हो सकती है, सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन हो सकती है। आई होप क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ और मान लीजिए, मान लो कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ कोई रिएक्शन है, जैसे मान लीजिए ये है अपने पास CH3 नेगेटिव और ये रिएक्शन हम कर रहे हैं C डबल बॉन्ड O टाइप से, क्या हो जाएगी भाई? क्या हो जाएगी? अच्छा, इसको इस तरह से कराते हैं हम रिएक्शन को, इस रिएक्शन को कुछ इस तरह से कराते हैं। आपने बहुत सारे रिएक्शंस देखी होंगे, आपने बहुत सारी रिएक्शंस एक्चुअल में देखी होंगी। जैसे मान लो ग्रिग्नर रिएक्शन रिएजेंट है अपने पास, क्या होता है ग्रिग्नर रिएजेंट? RMgX, मैं ले लेता हूं CH3MgBr। ये एक्चुअल में कार्बन आयन की रिएक्शन होती है। इसकी रिएक्शन करा दी मैंने किसी भी एल्डिहाइड से या कीटोन से, भाई CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर मैंने CH3 ले लिया। आपसे कहा जाएगा रिएक्शन कराओ भाई, क्या होगी? अपन को पता ही नहीं सर क्या होगी। बहुत सिंपल सी चीज है, कहां होगी, कैसे होगी, रिएक्शन को ऐसे करना है भाई। मेरे को यहां पता है Mg क्या मेटल है, तो मेटल है तो पॉजिटिव आएगा बिल्कुल। CH3 पे क्या आ जाएगा? फिर नेगेटिव। नेगेटिव को कहां अटैक करना है सर? नेगेटिव को अटैक करना होता है पॉजिटिव पर। पॉजिटिव इसमें ढूंढ लो, पॉजिटिव इसमें ढूंढ लो। यहां कैसे करेंगे भाई? इस कार्बन ऑक्सीजन में अगर देखें तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा भाई। यहां कार्बन पे पॉजिटिव तो नेगेटिव आएंगे भाई साहब, इस पॉजिटिव पर अटैक करेंगे भाई साहब। कार्बन कहेंगे हम बनाते हैं 4 बॉन्ड। कितने बॉन्ड बनाते हैं? 4। 4 मेरे पास ऑलरेडी है, 1 2 3 4, 5वां काय को बनाओ? CH3 कहेगा मेरे को तो अटैक करना है, अब तू देख तेरे को क्या करना है। तो फिर ये कार्बन कहेगा चल ठीक है, मेरे पास ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड थे, मैं उसमें से 1 तोड़ देता हूं, 3 हो जाएंगे, चौथा तू बना ले। बन क्या जाना है? बन ये जाना है, इधर से CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहां पर भी CH3। अब देखो ये CH3 भाई साहब इन्होंने अटैक किया यहां, तो ये आगे नीचे से लग गए। अब क्या हुआ? बॉन्ड जो पहले 2 थे अब 1 टूट जाएगा, 1 बचेगा, क्योंकि बॉन्ड ऊपर की साइड टूटा भाई साहब, इस पर आ जाएगा अपना नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आ गया। अब MgBr जो उस पर क्या है? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव से जाकर लग जाना है। ये एक टाइप की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से बहुत सारी हमारी रिएक्शंस होती हैं, उनको 1 बाय 1 सबको पढ़ते चलेंगे। जैसे जैसे हमारे सिलेबस में आती जाएंगे वैसे वैसे उनको एंजॉय करते रहेंगे। मुझे लगता है इतनी बात क्लियर होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो इस लेक्चर को हम आई थिंक जितना भी चीज हमें कार्बन आयन में जानना था वो हम जान चुके हैं। अब बाकी हम इसके बाद जो स्टार्ट करने वाले भाई, इसके बाद अपना टॉपिक कौन सा होगा? इसके बाद जो अपना टॉपिक है वो है अपना फ्री रेडिकल। क्या भाई? फ्री रेडिकल भाई है ना? हाँ जी, फ्री रेडिकल। कार्बोकैटायन हो गया, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन भी आज हमने कंप्लीट कर लिया। अब फ्री रेडिकल कार्बन, नाइट्रोजन और बेंजाइन को अगले लेक्चर में लेके आने वाले हैं। तब तक आप एंजॉय करिए लेक्चर को और शेयर करिए लेक्चर को जहां तक हो सकता वहां तक। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।